तो चलते हैं सेकंड चैप्टर। ये सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, यानी कौन सा संविधान संशोधन है जो एंटी डिफेक्शन लॉ को रिलेट करता है। ये सी से ये 52nd 52वां संसद जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। 1985 में ये संविधान संशोधन हुआ था, एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन का वैसे मतलब होता है दल विरोधी कानून। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेबिलिटी मिलती है कि कोई भी एक जो लीडर है या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ असेंबली है, वो अकेला पार्टी को छोड़ करके विरोधी पार्टी में नहीं जा सकता। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अमेंडमेंट में। वोट इज द मिनिमम एज डिटरमाइंड टू वोट 1989 थ्रू 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। यानी मिनिमम एज क्या डिटरमाइन की गई है, निश्चय की गई है 1989 में 64वें संविधान संशोधन के द्वारा। 64वां जो संविधान संशोधन है उसमें मिनिमम वोटिंग एज 18 ईयर्स कर दी गई थी। उससे पहले जो वोटिंग एज थी 21 ईयर्स थी। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज एजुकेशन इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो एजुकेशन है उसको इंक्लूड किया गया है कॉन्क्रीट लिस्ट में। कॉन्क्रीट लिस्ट का मतलब होता है कि उसको समवर्ती सूची में 3 सूचियां बनाई गई संविधान में। एक तो सेंटर है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, राज्य की लिस्ट, और एक होता है दोनों का अधिकार होता है, उसको कहते हैं कॉन्करेंट। तो ये कौन से संविधान संशोधन में एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो कॉन्क्रीट लिस्ट में शामिल किया गया इन तीनों में से। पहले ये स्टेट नहीं सेंटर के पास था और सेंटर से इसको कॉन्क्रीट कर दिया। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये किया गया था। व्हेन वॉज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वॉज स्टेबलाइज्ड। नेशनल इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी इग्नू की स्थापना। ठीक है, अगला देखो, हु वॉज कॉल्ड द फॉररनर ऑफ ए इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का फॉररनर अग्रदूत किसे कहा गया है? सैम पित्रोदा को कहा गया है। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन में, भारत में जो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है उसका फॉररनर सैम पित्रोदा है। व्हेन वॉज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई स्टेबलाइज कब हुई थी? 1997 में ट्राई की स्थापना हुई थी। हु इन्वेंटेड ईमेल। ईमेल की स्थापना किसने की? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने। रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने ईमेल की स्थापना की थी। व्हाट डू यू नो अबाउट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में क्या जानते हो? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज रिलेटेड टू इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू किया गया था। व्हाट डज फॉर्मल एजुकेशन मीन। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। 2 प्रकार की एजुकेशन होती है। एक तो फॉर्मल एजुकेशन विच वी गेट इन स्कूल लाइफ, जो हम स्कूल जीवन में स्कूली क्लास से पास कर लेते हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज गोट थ्रू द विदाउट इनरोलिंग इन स्कूल। स्कूल में बिना इनरोल किए हुए जो फॉर्मल इनफॉर्मल नॉलेज है, इधर उधर से हम कोई ज्ञान लेते हैं अखबार के माध्यम से और के माध्यम से जो नॉलेज लेते हैं, वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। और फॉर्मल स्कूल के द्वारा क्लास वाइज जो नॉलेज या एजुकेशन लेते हैं वो फॉर्मल होती है। ठीक है। वोट प्रोविजंस वर मेड अबाउट स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में कौन से स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन प्रोविजंस किए गए थे? यानी राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 1986 उसमें स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन में क्या प्रोविजन किए गए थे? तो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल्स मेक द कंपल्सरी पार्ट ऑफ द एजुकेशन इन द सिलेबस। सिलेबस में स्पोर्ट्स और एजुकेशन को कंपल्सरी पार्ट कर दिया गया 1986 की एजुकेशन नीति में। इनको इंक्लूड किया गया था 1986 शिक्षा नीति में।
वॉट वर द ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड। सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड की ड्यूटी क्या है? टू एडवाइज द गवर्नमेंट। इसकी सीधी सी ड्यूटी है गवर्नमेंट को एडवाइस करना, सरकार को सलाह देना एजुकेशन संबंधी। एडवाइस से गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है उसको एडवाइस करना शिक्षा से संबंधित। वॉट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाईवेज। इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है? इंफॉर्मेशन हाईवे इज कॉल्ड द इंटरनेट। इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवे कहा गया है, और स्पेशली द WWW वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ये इंफॉर्मेशन हाईवे है। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या समझते हो? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव वीडियो चैटिंग। इफ वी लाइव कॉन्फ्रेंस विद अदर फ्रेंड्स और अदर पीपल, वो लाइव यदि हम चैटिंग करें, लाइव प्रसारण करें, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एक स्थान से दूसरे स्थान जो लाइव कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो वीडियो, थ्रू द वीडियो, है ना, वीडियो के माध्यम से। वॉट इज मीन्ट बाई ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का क्या मतलब होता है? ई कॉमर्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट के क्षेत्रों में, टू इम्प्रूव द गवर्नेंस। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना गवर्नेंस के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में उसको इम्प्लीमेंट करना, ताकि एक अच्छा कार्य हो, लोगों के पास अच्छी पहुंच हो, है ना, सरकार की अच्छी पहुंच हो लोगों के पास। तो इस दृष्टिकोण से ई गवर्नेंस चलाया गया सरकार के द्वारा। जैसे अपने ई मित्र है और ये शिक्षा मित्र है, ये सरकार की योजनाओं को सीधा आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के माध्यम से पहुंच सकते हो इनके पास। ठीक है। सी डॉट, व्हाट इज द सी डॉट? सी डॉट इज द टेक्निकल टर्म है ये। सी डॉट मीन्स टू इम्प्रूव द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो ICT है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो डिवाइसेज है, इनको इम्प्रूव करना से संबंधित है सी डॉट। What does the Pokhran second means? Pokhran second is a nuclear test at Pokhran in Jaisalmer in 1998 in leadership of अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में 1998 में एक ये पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, नाभिकीय टेस्ट हुआ था। तो उस टेस्ट को कहा गया है पोखरण सेकेंड। When is Kargil Victory Day celebrated? Kargil Victory Day celebrated on 26th of July every year। हर साल 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है ना, कारगिल की चोटी को जीतने के अवसर पर। 1999 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल की जो चोटी है उस पर जीत हासिल की थी। ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन है। ऑन वोट ग्राउंड इज ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्वालिफाइड ऑफ द मेंबरशिप ऑफ ए हाउस। किस ग्राउंड से किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? एंटी डिफेक्शन के आधार पर। एंटी डिफेक्शन क्या होता है? दल बदल होता है, यानी कोई भी पार्टी का जो मेंबर है वो किसी पार्टी से जीत के आया है तो वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, और यदि जाता है तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है मेंबरशिप के लिए। What are the provisions regarding elementary education and care of infants in the National Education Policy 1986? National Education 1986 में जो इन्फेंट्स है उनकी केयर और एजुकेशन संबंध में, एलिमेंट्री एजुकेशन संबंध में कौन से प्रावधान किए गए थे? एलिमेंट्री एजुकेशन में ये प्रावधान किया गया कि जो बच्चे 6 to 14 है उन बच्चों को कंपलसरी स्कूल में इनरोल करना, और पेरेंट्स को दायित्व दे हुए नियर बाई जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनमें वो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे। ठीक है। और सरकार को दायित्व भी हर व्यक्ति का अधिकार, हर बच्चे का अधिकार है जो 6 से 14 वर्ष का है उसको कंपलसरी अनिवार्य एजुकेशन लेने का। तो बच्चों की एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए फोकस किया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन बच्चों को अनिवार्यतः एजुकेशन में इनरोल करना और उनको पढ़ाई करवाना। What provisions regarding education content and values in National Education Policy in 1986? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी, उसमें एजुकेशन कंटेंट और वैल्यूज से संबंधित कौन से प्रोविजंस है? तो इसको आप रीड करोगे तो पता चलेगा। ठीक है।
National Education Policy 1986. What are the suggestions regarding improvement in the valuation process and examination? वैल्यूशन और एग्जामिनेशन प्रोसेस में क्या सजेस्ट किया गया है? इसने पहली बार CCE का प्रावधान किया एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। इसका मतलब होता है कॉम्प्रेसिव कंटिन्यूस, है ना, कॉम्युलेटिव कंटिन्यूस एग्जाम। कॉम्युलेटिव कंटिन्यूस एग्जाम होता है संचयी और लगातार एग्जाम। हमारा सिस्टम एग्जाम के अंत क्या होता है कि वर्ष के अंत में शिक्षा को एक एग्जाम होता है, परीक्षा होती है। इसकी जगह उन्होंने कहा कि भाई वर्ष के अंत में शिक्षा के बजाय एक बच्चे का निरंतर अवलोकन होना चाहिए, निरंतर उसका अवल्यूशन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। तो CCE का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है एग्जाम को इम्प्रूव करने के लिए, वैल्यूएशन को इम्प्रूव करने के लिए। कॉम्युलेटिव कंटिन्यूस इवोल्यूशन, इसका मतलब होता है लगातार है बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए। तो ये थे दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अपने चलते हैं तीसरे चैप्टर पर। ये तीसरा चैप्टर, तो तीसरे चैप्टर से संबंधित देखो कौन से हैं। What information are included in the category of institutional reform under the land reforms in India? देखो कौन से रिफॉर्म्स है वो इंक्लूड किए गए हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की कैटेगरी में, है ना। लैंड रिफॉर्म, भारत में जो लैंड रिफॉर्म थे, जमीन सुधार जो सुधार हुए थे, उनमें से जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुए थे वो कौन सी कैटेगरी में हुए थे? वो ये थे वो जो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन ये इसमें शामिल है, सीलिंग ऑन लैंड, लैंड की सीलिंग शामिल है, ग्रीन रिवोल्यूशन शामिल है। लेकिन ये प्रोविजन ऑफ लैंड होल्डिंग सिक्योरिटी टू टेनेंट्स, टेनेंट्स की जो लैंड होल्डिंग सिक्योरिटी है इसका प्रोविजन इसमें शामिल है नहीं। ये सही है। विनोबा भावे रिसीव्ड द फर्स्ट लैंड डोनेशन ड्यूरिंग द भूदान मूवमेंट इन विच स्टेट? विनोबा भावे है, उसने पहला लैंड डोनेशन किया था, रिसीव किया था किस दौरान? भूदान मूवमेंट के दौरान। वो कौन से राज्य से हैं? आंध्र प्रदेश से। Which of the following program is considered the permanent program, paramount program for the poverty alleviation? पॉवर्टी को कम करने का सबसे पैरामाउंट प्रोग्राम कौन सा माना जाता है? IRDP। IRDP होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये गरीबी को ख़त्म करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम था। ऑन अप्रैल 1999, अप्रैल 1999 में ए न्यू प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना। कंबाइनिंग 6 प्रोग्राम्स, 6 प्रोग्राम शामिल करते हैं। तो वो प्रोग्राम कौन सा है? वो SGSY प्रोग्राम है। मनरेगा कब शुरू हुई थी? मनरेगा स्टार्टेड इन 2005। महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट रोजगार एक्ट, ये है एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये है 2005 में शुरू हुई थी कुछ ही जिलों में, और 2008-9 में ये पूरे भारत में लागू कर दी गई थी। और ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना, हर व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देना शुरुआत में। बाद में दिन बढ़ा दिए गए थे, धीरे धीरे इनकी जो ऑनर जो भत्ता है वो भी बढ़ाया गया था। What does the consolidation mean? कंसोलिडेशन मीन, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, असेट्स, लाइबिलिटीज और अदर फाइनेंशियल आइटम्स को कंबाइन करने को कंसोलिडेशन कहते हैं। What does the भूदान मूवमेंट मीन? भूदान मूवमेंट मीन्स डोनेट द लैंड टू द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स लाइक स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, स्कूल हॉस्पिटल्स के लिए ज़मीन दान करना, ये भूदान मूवमेंट है। Define the poverty line. Poverty line is a line that determine the minimum money a person have for his or her livelihood. एक व्यक्ति के लिए मिनिमम धन जो होना चाहिए वो एक पॉवर्टी लाइन को डिस्क्राइब किया गया है ना। तो भारत में जो पॉवर्टी लाइन है वो कैलोरी को लेकर किए गए, कैलोरी कि हर व्यक्ति को एक परिवार में कितनी कैलोरी है वो खपत होनी चाहिए। तो 1900 कैलोरी से यदि कम है तो भारत का व्यक्ति गरीब है, और शहरों में यदि 2100 कैलोरी से कम खाता है तो वो गरीब है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम नीड्स प्रोग्राम? MNP का ऑब्जेक्टिव क्या है? MNP का ऑब्जेक्टिव क्या है?
टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड एंड प्रमोट इक्वलिटी। एमएनपी का मतलब होता है लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना और समानता को बढ़ाना। Comment on the drought prone areas program. Drought prone areas program is a program scheme by the government of India to improve the to provide the facilities, to provide the um, com- provide the goods and accessories in the drought prone areas। जो बाढ़ से या जो अकाल से प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर सुविधाएं मुहैया कराना, इसका एक प्रोग्राम है ना, ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम। अकाल प्रभावित क्षेत्रों में सुविधाएं मुहैया कराना, सॉरी। विच प्रोग्राम्स वर इंक्लूडेड इन संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में कौन से प्रोग्राम शामिल है? तो कई प्रकार के 6 प्रकार के प्रोग्राम इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, ये जो बड़े क्वेश्चन है वो आप करोगे। लैंड रिफॉर्म्स का क्या उद्देश्य? लैंड रिफॉर्म्स के उद्देश्य है जमीन को सही, सभी जो गरीब और पिछड़े वर्ग है उनके हाथों में भी ज़मीनें आए और ज़मीन का सही यूज हो और किसी एक के पास ज़मीन है वो अधिकृत नहीं रहे। ये ज़मीन लैंड रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को आप डिफाइन करो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या है। दीनदयाल अंत्योदय योजना एक प्रकार की योजना जो गरीबी लाइन को डिस्क्राइब करेगी। जो परिवार गरीबी लाइन से नीचे रह रहे हैं उनको राशन की व्यवस्था करना, उनको फूड सेफ्टी की सुरक्षा करना, ये दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल डेवलपमेंट मिशन का उद्देश्य है। वुड डू नो अबाउट द एमजी नरेगा? एमजी नरेगा इज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इट इज द स्कीम दैट प्रोवाइड द employment to the rural areas. At the starting it provides 100 days employment program for every man in rural areas। हर आदमी को 100 दिन का रोजगार देने के ये गारंटी एक्ट है जो 2005 में भारत में शुरू हुई थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 1913। नेशनल फूड सिक्योरिटी 1913 क्या है? 2013 में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी लाया गया उसमें ये उद्देश्य था कि जो अनाज है, जो भंडार, जो जिसको स्टोरेज और में गल रहा है, सड़ रहा है, उस अनाज को गरीबों में और डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इस फूड सिक्योरिटी का मेन उद्देश्य है। चलो अगले चैप्टर में फाइनल हु गेव द फेमस स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ये जो नारा किसने दिया था? प्रसिद्ध स्पीच जो पहला स्वतंत्र भारत का पहला स्पीच था लाल किले से, वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। व्हेन वाज बंधुन सम्मेलन ऑर्गेनाइज? बंधुन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1955 को आयोजित किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू नॉन अलाइंड मूवमेंट? नॉन अलाइंड मूवमेंट में कौन रिलेटेड नहीं है? निकिता खुशसेव ये इंक्लूडेड नहीं है। अंडर विच आर्टिकल जम्मू कश्मीर हैड द स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेटस? कौन से आर्टिकल जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है? 300 आर्टिकल 370 370 विशेष दर्जा दिया गया है जम्मू कश्मीर को। इन 1948 AD 1948 में इन विच प्रिंसली स्टेट लॉन्च्ड इंडिया लॉन्च्ड एक्शन विद कोड नेम ऑपरेशन पोलो? यानी 1948 AD में कौन से प्रिंसली स्टेट रियासत से भारत ने लॉन्च किया था एक एक्शन लॉन्च किया था जिसका नाम था ना, कोड नेम था ऑपरेशन पोलो। वो हैदराबाद के खिलाफ ये लॉन्च किया गया था। When was the Goa incorporated in India by getting rid of the Portuguese or atrocities? गोवा को कब इनकॉर्पोरेट किया गया था भारत में? पोर्टुगीज एट्रोसिटीज ने छुटकारा पाने के लिए 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से फ्री किया गया था। When did the इंडो भूटान ट्रीटी टेक प्लेस? इंडो भूटान ट्रीटी कब स्थान ली थी? 1949 में इंडो भूटान ट्रीटी ने स्थान लिया था। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप? इंडो नेपाल ट्रीटी पीस एंड फ्रेंडशिप कब इंक्लूड की थी? 1950 में ये इंक्लूड हुई थी। भारत नेपाल जो संधि है शांति और दोस्ती की
1950 में हुई थी। विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द पाल्क स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट से कौन सा देश सेपरेट हुआ? इंडिया और श्रीलंका सेपरेट हुआ था। व्हेन डिड द भंडार नायके शास्त्री एग्रीमेंट हैपन, भंडार नायके शास्त्री एग्रीमेंट कब हुआ था? 1964 में हुआ था। द आइलैंड ऑफ कच्छाथीव वॉज ए पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन विच कंट्रीज, कच्छाथीव ये पॉइंट है डिस्प्यूट का किन किन देशों के बीच में? भारत श्रीलंका के बीच में। वेयर इज द डाइगो गार्सिया आइलैंड लोकेटेड, डाइगो गार्सिया आइलैंड है वो इंडियन ओशन में लोकेटेड है। स्टार वॉर प्रोग्राम रिलेटेड है अमेरिका से रिलेटेड है। बेरिंग विच वन, किसके अतिरिक्त अदर इश्यूज हैव कॉज्ड टेंशन बिटवीन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश में इन एक के अलावा सभी है वो टेंशन को क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो न्यू मोरे ये लैंड डिस्प्यूट है भारत और बांग्लादेश के बीच में, महुरी रिवर बाउंड्री डिस्प्यूट है, रोहिंग्या रिफ्यूजी प्रॉब्लम है, लेकिन ये डोज रिफ्यूजी प्रॉब्लम ये यहाँ से रिलेटेड नहीं है, बांग्लादेश से। तो ये इसका सही है सी। विद हुम इज द पॉलिसी ऑफ ग्लास नोट और पेरेंट्स ट्रोइका रिलेटेड। देखो ग्लास नोट और पेरेंट्स ट्रोइका किससे रिलेटेड है? मिखाइल गोर्बाचेव से रिलेटेड है। विच इंसिडेंट इज नॉट रिलेटेड टू इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से कौन सा इंसिडेंट रिलेटेड नहीं है? शिमला कन्वेंशन रिलेटेड नहीं है। बाकी ये सभी एशियन गेम्स 1982 है, कैंप डेविड एग्रीमेंट 1978 इंक्लूड है, नम समिट 1983 इंक्लूड है, लेकिन ये शिमला कन्वेंशन ये इंदिरा गांधी के टाइम में नहीं हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में इसे हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू हैज़ नॉट कॉज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कौन सा इश्यू है वो भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन कॉज नहीं कर रहा है? सिर क्रिक ये कर रहा है, सर क्रिक, सियाचिन ग्लेशियर भारत पाकिस्तान डिस्प्यूट का मुद्दा है, तेलबुल 9 ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ये है, लेकिन ये सप्लाई ऑफ क्रायोजेनिक इंजन्स ये भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं है। इंडिया बोट सुकोई 30 MKI वॉर प्लेन्स, भारत है वो सुकोई 30 MKI वॉर प्लेन है वो किस देश से लिया था? रसिया से लिया था। विच इज़ द ऑफिशियल नेम दिल्ली लाहौर पैसेंजर बस सर्विस, दिल्ली लाहौर जो पैसेंजर सर्विस है उसका क्या नाम है? समझौता एक्सप्रेस नाम है, ठीक है। वेयर इज द सेक्रेटरी ऑफ सार्क लोकेटेड, दिल्ली में स्थित है सार्क का सेक्रेटरीट। 123 एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू विच कंट्री, 13 एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू विच कंट्री, 123 एग्रीमेंट जो रिलेटेड हो किस देश से रिलेटेड है? मेक मोन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने आपको बताए। अब देखो एक तीसरा चैप्टर बच गया है वो भी अपने करते हैं। ये कर दिया था अपन ने, ये भाई तीसरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप सभी करोगे, ठीक है। और 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो एक बार सिर्फ रीड कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। और यदि अभी टाइम है तो अभी आप रीड कर लो एक बार, है ना, एक बार रीड कर लो। इन विच ईयर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वॉज लॉन्च्ड, कौन से साल में महात्मा गांधी गारंटी एक्ट लॉन्च हुआ था? 2005 में लॉन्च हुआ था। When did एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द एंटायर कंट्री, कब लॉन्च हुआ था? जम्मू कश्मीर के खिलाफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो 15 जून 2005 में जम्मू कश्मीर है वो, जम्मू कश्मीर के खिलाफ पूरा ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो लॉन्च हो गया था। What is the duration of information to be given if it pertains to any person's life and liability? इंफॉर्मेशन की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए यदि ये किसी व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी से संबंधित है? तो 48 घंटों में इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए यदि किसी व्यक्ति के लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में सूचना लेने का अधिकार में किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी इन्फॉर्मेशन है तो 48 घंटे के अंदर अंदर देनी जरूरी है। Through which constitutional amendment act the right to education was made a fundamental right by the Indian Parliament?
राइट टू एजुकेशन वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में था? ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो एजुकेशन लेने का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। अंडर विच आर्टिकल राइट टू एजुकेशन वॉज इंसर्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से आर्टिकल में जो राइट टू एजुकेशन है वो इंसर्ट कर दिया गया है? तो आर्टिकल 21A है, वो एजुकेशन का अधिकार इंसर्ट किया गया है। वॉट डू अंडरस्टैंड राइट टू इन्फॉर्मेशन? राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या समझते हो? राइट टू इन्फॉर्मेशन एवरी सिटीजन हैज ए राइट टू असेस द इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक अथॉरिटीज। जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है, जो लोग सरकारें, पब्लिक जो अथॉरिटीज़ है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार हर व्यक्ति के पास ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है। हाउ मच एंड इन विच फॉर्मेट द एप्लीकेंट हु वांट टू सीक इन्फॉर्मेशन हैज़ टू अप्लाई? यानी कौन से फॉर्मेट में प्रार्थी को सूचना जो चाहिए गई है वो कौन से फॉर्मेट में अप्लाई करनी चाहिए? सो देयर इज़ नो फिक्स्ड फॉर्मेट, कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं सूचना अप्लाई करने। आप सिंपल सी एप्लीकेशन देके भी किसी प्रकार की सूचना ले सकते हो। फर्स्ट अपील इज द राइट ऑफ सिटीजन्स। ये सिटीजन्स का अधिकार है कि दे कैन गो अगेंस्ट एनी कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन, एनी कोर्ट्स डिसीजन। कोई भी कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके विरुद्ध में वो अपील कर सकते हैं हायर अथॉरिटी, हायर जो कोर्ट है उन पर। कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट के द्वारा जो वर्डिक्ट दिया गया है उसके विरुद्ध में वो उस कोर्ट में जाके उसकी अपीलें कर सकते हैं। ये अपील होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड एंड प्राइमरी एजुकेशन अंडर RT एक्ट 2009? RT एक्ट 2009 में चाइल्ड और प्राइमरी एजुकेशन का मीनिंग क्या है? चाइल्ड और प्राइमरी एजुकेशन सिंपल सा मीनिंग है, चाइल्ड मीन्स चाइल्ड हु इज 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। जो 6 से 14 साल का बच्चा है वो चाइल्ड है और ही हैज़ द राइट टू गेट द प्राइमरी एजुकेशन, और उसको प्राइमरी एजुकेशन लेने का अधिकार है। 6 से 14 साल की जो एजुकेशन है वो प्राइमरी एजुकेशन और उसको लेने का ये अधिकार है। वॉट आर द ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस अंडर द RT एक्ट 2009? पेरेंट्स और गार्जियंस की ड्यूटी क्या है RT एक्ट 2009 के अनुसार? पेरेंट्स और गार्जियन हैज द ड्यूटी टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल, नियर बाय स्कूल्स, के पास की स्कूल जो भी है उस स्कूल में अपने बच्चे को कंपलसरी स्कूल भेजे। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। वोट प्रोविजंस फॉर टीचर्स नॉट टू डिप्लॉयड फॉर द नॉन एजुकेशनल पर्पजेज इन RT एक्ट 2009? ये RT एक्ट 2009 में टीचर्स को ये प्रोविजन दिया गया है कि टीचर्स शैल नॉट बी डिप्लॉयड फॉर एनी नॉन एजुकेशनल पर्पजेज। किसी भी नॉन एजुकेशनल पर्पजेज उनके लिए टीचर्स को डिप्लॉय न करें। ये 2009 के RT एक्ट में प्रोविजन था। व्हाट इज द GST? GST इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज द यूनिफॉर्म टैक्स कि ओनली वंस ए पर्सन हैज टू पे द टैक्स। केवल एक बार एक व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा। वो सेंट्रल, स्टेट और सभी प्रकार के टैक्स उसमें शामिल हो जाते हैं। दैट इज ए यूनिवर्सल टैक्स। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, बहुत इजी है। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।